कौन कौन से सॉल्यूशंस में है, हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एज उस पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लग रही है वो हम देखेंगे। तो वो चार सॉल्यूशन हमारे पास रहते हैं, कौन कौन से चार, जो हम ऑलरेडी एक तो हम पढ़ चुके हैं जो कि हमारे पास था राउट्स लॉ जिसके अंदर जो राउट्स लॉ वाला था, जो प्रीवियस लेक्चर देखा था, जिसके अंदर क्या करते थे हम, ठीक है, वोलेंटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेंटाइल सॉल्यूट को डिजोल्व करते थे, ठीक है। तो वो जो सॉल्यूशन बनता था, ठीक है, वो जिसके अंदर जिसपे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वैलिड होती थी, तो वो एक सॉल्यूशन था। बाकी के तीन जो सॉल्यूशन है हमारे पास, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये तीन रादर देन बच जाती है प्रॉपर्टी जिस पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वैलिड होती है। तो ये ऐसे चार सॉल्यूशन है, चार टाइप के जो सॉल्यूशन है हमारे पास जिसपे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वैलिड होती है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है, ठीक है। तो इन शॉर्ट में मैं कहूँ तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी कि क्या है, तो सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज, क्या, सॉल्यूशंस की कोई भी सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी कि जो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली किससे प्रोपोर्शनल करती हो, जो या फिर यूं कह लो जो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती हो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कि भाई कितने अमाउंट में कितने मोल्स में सॉल्यूट है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो सॉल्यूशन अगर सिर्फ उस पर ही डिपेंड करेगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे, ठीक है, रादर देन उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि मैं कहूँ कि जो सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है उसी पे डिपेंड करे, उसी के सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड ना करे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करे, ठीक है ना। तो उस तरह की प्रॉपर्टीज को बोला जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या बोला जाता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर जो जितने मोल्स है सॉल्यूशन से उस पर डिपेंड करे, ठीक है, किस पे डिपेंड ना करे, उसके नेचर पे डिपेंड ना करे, नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। मतलब कि सॉल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करना चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे, ठीक है। नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, किस पे डिपेंड करना चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे, ठीक है। जितना सॉल्यूशन के अंदर मोल्स है उसके अंदर ही डिपेंड उस पर ही डिपेंड करना चाहिए, उसे बोलते हैं हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, आर कॉल्ड द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये था हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। इन शॉर्ट का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी क्या, तो सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड जो डिजोल्व होते हैं, तो सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पे ही डिपेंड करना चाहिए, उसका नेचर, जो सॉलिड का नेचर है वो रादर देन कुछ भी नेचर हो उससे उसको कोई लेना देना, सॉल्यूशन को सॉलिड के नेचर से लेना देना है नहीं, उसको तो क्या किस पर डिपेंड करेगा कि कितने मोल्स ऑफ सॉलिड है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, उसी पर ही डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब इस चैप्टर के अंदर जो चार टर्म, ठीक है, जो अलग अलग हम चार टर्म्स का हो या अलग अलग जो हम चार तरह के इसमें सॉल्यूशंस के बारे में पढ़े ना, एक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और बाकी के दिन पढ़ेंगे, इन चारों पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वैलिड करती है। तो नेक्स्ट अभी हम अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट हम है वो हम देखते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता क्या होता है, हमने देख लिया, जो प्रॉपर्टीज सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पर ही डिपेंड करे उसे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब देखते हैं कि इसी चैप्टर के अंदर कौन कौन से सॉल्यूशन के अंदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वैलिड होती है, ठीक है, जिनके ऊपर हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर अप्लाई होती है, ठीक है। तो ये चार टर्म्स है, ये चार सॉल्यूशंस है जिन पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वैलिड होती है, ठीक है। तो कौन कौन से, सबसे पहले तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि राउट्स लॉ, जो हमारा फर्स्ट जो हमने राउट्स लॉ देखा था, ठीक है, वो वाला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसके अंदर हम देखते थे, ठीक है, कि जैसे हम क्या करते थे, सॉलिड सॉल्वेंट को मिलाकर सॉल्यूशन बनाते थे। सॉलिड हमारे पास नॉन वॉलेंटाइल होता था और सॉल्वेंट हमारे पास वॉलेंटाइल होता था, मतलब कि वेपर प्रेशर किसका बनता था, वो सिर्फ वॉलेंटाइल वाले सॉल्वेंट का बनता था, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम उसमें क्या करते थे, तो जब हम सॉलिड नॉन वॉलेंटाइल सॉलिड और वॉलेंटाइल सॉल्वेंट को मिक्स करते थे, सॉल्यूशन बनाते थे, ठीक है, तो उस वक्त क्या होता था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता था, ठीक है। जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बनता था प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है, वो सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट होगा उसके प्योर सॉल्वेंट के कंपेयर में सॉल्यूशन के अंदर के सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाता था, रिलेटिवली क्या हो जाता था, उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता था, ठीक है। तो वो पहले ही टर्म वहां हो जाती थी, तो वहां भी हम देखते थे, ठीक है। तो जितना ज्यादा सॉलिड होता था उतना ही ज्यादा अमाउंट में रिलेटिव लोअरिंग क्या होता था, वेपर प्रेशर होता था राउट फ्लो के अंदर, ठीक है। तो वो मतलब वो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पर डिपेंड करता था, ठीक है। तो वो फर्स्ट टर्म आ जाती थी जो हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। तो अब हमें क्या पढ़ना है,
ठीक है। तो अब हमें रादर देन जो तीन हमारे पास टर्म बची, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये हम देखेंगे, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये देखेंगे, ठीक है, और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर हम क्या देखेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर देखेंगे, ठीक है। तो ये तीन हमारी टर्म बाकी है, ठीक है, जो कि हमें जिस पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वैलिड होती है। एक टर्म हमने ऑलरेडी देखी, राउट्स लॉ, हमने राउट्स लॉ में देख लिया था, रिलेटिव लॉइंग और वेपर प्रेशर होना, ठीक है। तो उस पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वैलिड होती है, ठीक है, मतलब कि वो मोल्स ऑफ सॉलिड पे डिपेंड करता था, ठीक है, इसलिए उस पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वैलिड होती है। अब ये तीन हम टर्म देखने बाकी है। ओके चलो। तो सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर सिर्फ चार ही टाइप के सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिस पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वैलिड होती है, ठीक है, जिसमें से एक तो रिलेटिव लोअरिंग और वेपर प्रेशर जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। दूसरा हम देखते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। दूसरा कौन से टाइप का सॉल्यूशन हम देखते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर जो सॉल्यूशन बनता है जिसके ऊपर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वैलिड होती है, ठीक है, इसलिए वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर गिनते हैं, वो चार टर्म के अंदर ये भी आता है, इंक्लूड होता है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, ठीक है। तो उसके पहले हम थोड़ी अब जनरल टर्म में एग्जांपल की बात करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मान लो कि जब हम वाटर होता है, ठीक है, जब हम वाटर हमारे पास लिक्विड फेज के अंदर होता है, ठीक है, जब अब हम उसको क्या करते हैं, फ्रीज करते हैं, ठीक है, फ्रीज करने यानी उसको हम बहुत ही लो टेम्परेचर देना स्टार्ट करते थे, यानी उसको जमाना स्टार्ट करते, फ्रीज करना स्टार्ट करते थे, ठीक है। तो धीरे धीरे लिक्विड फेज से किस में आने लगेगा, सॉलिड फेज के अंदर आने लगेगा, ठीक है। तो वो जो उसकी फ्रीजिंग जो डेफिनेशन है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होना, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लो मेरे पास जो वो वाटर है, ठीक है, अब तो वो जब तो प्योर, अभी तो मेरे पास प्योर वाटर है, ठीक है, अब मैं प्योर वाटर के अंदर क्या कर देता हूँ, कुछ और नॉन वोलेटाइल सॉलिड, नॉन वोलेटाइल यानी कि जो रूम टेम्परेचर पे इवापोरेट ना हो जाए, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे अपने आप एनवायरमेंट के साथ ना मिल जाए, ठीक है, मतलब उसको हम रूम टेम्परेचर पे रख देंगे तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है, वैसे सब्सटेंस को बोलते हैं नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, उसको वाटर के अंदर डिजोल्व करते थे, ठीक है। अब हम उसको जब फ्रीज करेंगे ना, ठीक है, अभी तो लिक्विड फेज के अंदर था वो लिक्विड फेज के अंदर हमने क्या किया, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस ऐड कर दिया। अब हम क्या करते हैं, उसको जमाना स्टार्ट करते हैं, फ्रीज करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कम टेम्परेचर देके उसको हम उसको जमाना स्टार्ट करते हैं, फ्रीज करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब जो उसका टेम्परेचर होगा ना, वो और ज्यादा डिक्रीज होगा। मान लो जो प्योर वाटर होता है वो फ्रीज होना स्टार्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, प्योर वाटर होता है, ठीक है। लेकिन अब उसके वो प्योर वाटर रहा नहीं है, उसके अंदर हमने क्या और कोई सब्सटेंस ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, तब उसको फ्रीज होने में और ज्यादा कम टेम्परेचर लगेगा, ठीक है, और ज्यादा हमें उसको टेम्परेचर को लो करना पड़ेगा अगर हमें उसको फ्रीज करना है। 0 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस से भी और कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है। तो वही हमें डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर देखना है, उसके अंदर हमें सीखना मिलता है, ठीक है। क्या कहेगा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की मेन डेफिनेशन क्या होती है, तो टेम्परेचर विद द वेपर प्रेशर, टेम्परेचर विद द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज, ठीक है। इन विद टेम्परेचर द वेपर फेज ऑफ लिक्विड फेज, ठीक है। जब भी फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि क्या, फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन में हम कब कह सकते हैं कोई भी चीज फ्रीज हो गई है, ठीक, कोई भी चीज जमना कब स्टार्ट होती है, तो उसका जो लिक्विड, ठीक है, जमना यानी कि मान लो उसको फ्रीज करना यानी कि लिक्विड स्टेट में होगा, ठीक है, टेम्परेचर देना, लो टेम्परेचर देना स्टार्ट किया, धीरे धीरे वो चीज फ्रीज होने स्टार्ट हुई, तो लिक्विड से किस में हो जाएगी, सॉलिड के अंदर हो जाएगी, ठीक है। तो अब लिक्विड फेज का वेपर फेज, जब लिक्विड फेज का वेपर फेज सॉलिड, जो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट के वेपर फेज जितना हो जाए, तब हम कह सकते हैं दोनों का इक्वल हो जाए, तो वो चीज का हम कह सकते हैं कि वो चीज फ्रीज होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है, वो चीज क्या होने लगी, स्टार्ट हो गई है, फ्रीज होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। उन दोनों के वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए, किसके, लिक्विड फेज का और सॉलिड फेज का, दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए, दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए, उसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि वो चीज फ्रीज होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है, वो चीज में, ठीक है, टेम्परेचर में चेंजेस होना स्टार्ट हो गए, वही चीज क्या हो रही है, फ्रीज होना स्टार्ट हो गई है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ओके चलो। तो हमने फ्रीजिंग पॉइंट समझ लिया कि भाई फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि क्या, कि जब सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर लिक्विड फेज के वेपर प्रेशर जितना हो जाए, किसी भी चीज का, किसी भी लिक्विड का,
ठीक है। जो कोई भी सब्सटेंस है जो लिक्विड फॉर्म में अभी जिसका वेपर प्रेशर जब उसको फ्रीज करेंगे तो जो सॉलिड में चेंज होगा, ठीक है, जब उसको जमना स्टार्ट करेंगे कम टेम्परेचर देंगे तो वो फ्रीज होना स्टार्ट करेगा, फ्रीज होते होते उसका जो वेपर प्रेशर होगा सॉलिड सॉलिड फेज में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड से सॉलिड में हो गया, और उन दोनों का वेपर प्रेशर जब इक्वल हो जाए तो हम कहेंगे कोई भी चीज जब फ्रीज हो जाता है। ठीक है, ठीक है। तो ये तो हमने बात करी फ्रीज पॉइंट की, फ्रीजिंग पॉइंट की। अब बात करते हैं डिप्रेशनिंग फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, डिप्रेशनिंग फ्रीजिंग पॉइंट जिसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा डेल्टा टी एफ। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ क्या होता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि मान लो मेरे पास प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम वाटर ले लेते हैं। ठीक है, तो वाटर को जब हम फ्रीज करते हैं, ठीक है, वाटर हमारे पास लिक्विड स्टेट के अंदर, ठीक है, अब हम उसको फ्रीज करना स्टार्ट करेंगे तो धीरे 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 उसको कम टेम्परेचर देंगे तो जीरो नियर बाई 0 डिग्री सेल्सियस वो क्या हो जाएगा, जम जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, वाटर की बात करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि मैं उसी वाटर के अंदर कुछ और सब्सटेंस को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब वो प्योर वाटर नहीं रहा, कुछ नॉन वॉलेटाइल को ऐड कर देते हैं। ठीक है, उस सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, वाटर था जो सॉल्वेंट था हमारे पास उसके अंदर, तो अब क्या बन गया, वो सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, तो अब हम उसको फ्रीज करेंगे तब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज नहीं होगा। ठीक है, जहाँ पे प्योर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा था, अब हमने वाटर के अंदर कुछ सब्सटेंस ऐड कर दिया तो अब वो 0 डिग्री पे फ्रीज नहीं होगा। ठीक है, अब वो जो है वो और कम टेम्परेचर लेगा, क्या लेगा, और कम टेम्परेचर वो लेगा। ठीक है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि डिप्रेशन, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, जिसको हम क्या ठीक है, जिसको हम कहते हैं डेल्टा टी है, क्या कहते हैं हम जिसको, डेल्टा टी है। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो होता है डेल्टा टी एफ क्या होता है कि कितना ज्यादा चेंजेस आया कि जब हमने प्योर वाटर को फ्रीज किया, ठीक है, उसका जो टेम्परेचर होगा, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट को जब हम फ्रीज करेंगे, ठीक है, उसका जो टेम्परेचर होगा उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है, जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा। ठीक है, ठीक है, फ्रीजिंग, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट जिसको हम कहेंगे T0 है, क्या कहेंगे, T0F। ठीक है, जो हमने वाटर को स्टार्टिंग में फ्रीज किया, एग्जांपल में देखा जब हमने सिर्फ वाटर को फ्रीज करना स्टार्ट किया तो नियर बाई 0 डिग्री सेल्सियस वो फ्रीज हो गया। ठीक है, तो उसका जो टेम्परेचर है उसको हम कहेंगे T0, जो उसको फ्रीज होने में टेम्परेचर लगा प्योर उस वाटर को, उसको हम कहेंगे T0। ठीक है, अब हमने क्या किया था, वाटर के अंदर क्या किया था, नॉन वोलेटाइल ऐड कर दिया था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, नॉन वोलेटाइल ऐड किया ना, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ऑफ सॉल्यूशन, अब नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को ऐड कर दिया किसके अंदर, जो वाटर सॉल्वेंट था उसके अंदर, तो वो दोनों मिलकर सॉल्यूशन बन गया। नॉन वोलेटाइल को सॉल्यूट ले लो और प्योर सॉल्वेंट वाटर था उसको, ठीक है, वो हमारा सॉल्वेंट था तो सॉल्यूट का सॉल्वेंट सॉल्यूशन बन गया। तो अब हम उसको क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। उसका जो उसका जो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे टीएफ, क्या उसको रिप्रेजेंट करेंगे, टीएफ, क्या कहेंगे हम उसको, टीएफ। ठीक है, वो क्या होगा हमारे पास, टेम्परेचर, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट किसका, नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट का, जो सॉल्वेंट था उसके अंदर नॉन वोलेटाइल ऐड किया, ठीक है, फिर उसको हमने फ्रीज किया तो उसका जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है उसको हम कहेंगे टीएफ, और प्योर वाटर का जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है उसको हम कहेंगे टी0। ठीक है, अब हमें इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, जो इन दोनों का डिफरेंस होगा ना, किनका, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर और डिफरेंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड डिफरेंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना उसको हम कहेंगे डिफ्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्या कहेंगे, डिफ्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इन शॉर्ट डिफ्रेजिंग फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू वॉट, T0F, T0F माइनस टी एफ, ये बन जाती इसकी फॉर्मूला, क्या बन जाती इसकी फॉर्मूला। इन शॉर्ट किया क्या हमने यहाँ, पहले हमने प्योर वाटर लिया, प्योर वाटर को फ्रीज किया, उसका टेम्परेचर आया T0 है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने वो प्योर वाटर के अंदर कुछ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस ऐड कर दिया, सॉल्यूशन बना दिया, फिर उसको फ्रीज करना स्टार्ट किया, उसका टेम्परेचर आया T है। फिर अब जब अब उसको उन दोनों का डिफरेंस लेंगे, ठीक है,
क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे, ज्यादा टेम्परेचर में से कम टेम्परेचर वाले फ्रीजिंग पॉइंट को माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो बन जाता है हमारे पास डिप्रेशनिंग फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, उन दोनों का डिफरेंस ले लो तो वो हमारे पास बन जाता है डिप्रेशनिंग फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये आता है हमारे पास डिप्रेशनिंग फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डिप्रेशनिंग फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज उस पर क्यों वैलिड होती है। ठीक है, क्या रीजन है, तो डिप्रेसिंग फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी कहीं ना कहीं नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा, तो उसका क्या डेरिवेशन बनता है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो डिप्रेशनिंग फ्रीजिंग पॉइंट है वो हमारा कहीं ना कहीं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज अगर वैलिड होगी तो वो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा। इस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं डिप्रेशनिंग फ्रीजिंग पॉइंट जिसका सिंबल था डेल्टा टी एफ, ठीक है, इज proportional to is proportional to proportional to proportional to number of solid particles। ठीक है, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स को या मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स को, यानी कि यानी कि डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम यानी कि मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। स्मॉल एम यानी कि मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, जिसका सिंबल अपने को पता है, जिसका सिंबल क्या है, ठीक है, स्मॉल एम। ठीक है, तो क्या है डेल्टा टी एफ, किससे प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, यानी कि हम मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स भी ले सकते हैं, तो मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, यही तो है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, ठीक है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जो किस पे डिपेंड करता हो, जो सॉलिड पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड करता हो। तो देख लो डिप्रेशन फ्रिंजिंग पॉइंट किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉलिड, ठीक है, अपॉन मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन में, ठीक है, अपॉन में वेट ऑफ वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ जाएगी प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक है, अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो कि ये पूरा फॉर्मूला किसका बन जाता है, स्मॉल एम, जिसको हम मोलरिटी, ठीक है, मोलरिटी भी कहते हैं। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। ठीक है, स्मॉल एम, वेयर व्हाट इज स्मॉल एम, स्मॉल एम क्या है, ठीक है, स्मॉल एम होता है मोलरिटी, स्मॉल एम क्या होता है, मोलरिटी। ठीक है, दिस इज स्मॉल एम। ओके चलो, तो डेल्टा टी भी जाएगी प्रोपोर्शनल टू एम, हमें पता है प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटानी है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट टर्म को हम इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये हटा दो, लो इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ये हो जाता है के एफ। ठीक है, मोलर एलिवेशन, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, क्या कहेंगे के एफ को, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, क्या कहेंगे, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, वो हो जाता है हमारे पास के एफ। तो ये एक बन जाती है हमारे पास फॉर्मूला, किसकी फॉर्मूला, डेल्टा टी एफ फाइंड करने की। ठीक है, डेल्टा टी एफ फाइंड करने के दो फॉर्मूले, एक तो ये जो है के एफ इंटू एम, और दूसरी जो अभी हमने डिराइव करी थी कौन सी थी वो, दूसरी डेल्टा टी एफ डिफरेंस, जो हम डिफरेंस लेते थे, ठीक है, टी जीरो एफ का और टी एफ का, दूसरी वो। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू टी जीरो एफ माइनस टी एफ। ठीक है, तो दूसरी ये फॉर्मूला, तो ये दोनों मिलकर बन जाती है डिप्रेशनिंग फ्रीजिंग पॉइंट की फॉर्मूला। ठीक है, के एफ क्या है, के एफ है हमारे पास मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, के एफ को हम क्या कहेंगे, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है। ठीक है, और अगर ना गिवन, वाटर के लिए जनरली क्वेश्चन के अंदर है ना, के एफ की वैल्यू गिवन नहीं होती, तो वाटर के लिए हमेशा के एफ की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। वाटर के लिए के एफ की वैल्यू होती है 1.86। वाटर के लिए के एफ की वैल्यू क्या देखनी है हमें, 1.86, जो कि हमें जनरल नॉर्मल क्वेश्चंस में नहीं दिया होगा। अगर वाटर हैज अ सॉल्यूशन एज अ सॉल्वेंट होगा तो वो लोग के एफ की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं होती, तो उस टाइम क्या वैल्यू होगी, 1.86 होगी के एफ की वैल्यू। ओके चलो,
तो डिप्रेसिंग फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डेल्टा टी एफ, वो तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, थर्ड जो क्वांटिटी, ठीक है, थर्ड टाइप का जो सॉल्यूशन जिसपे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज वैलिड होती है, वो क्या होगा हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जो थर्ड जो टर्म होगी, जिस जो सॉल्यूशन थर्ड टाइप का जिसपे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज वैलिड होती है, वो क्या होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्या समझेंगे हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, देखते हैं। जिसको हम क्या रिप्रेजेंट कर देंगे, टी पी, डेल्टा टीवी, क्या करेंगे, डेल्टा टीवी, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। उसके पहले हमें क्या देखना है, उसके पहले हमें समझना है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो बाद में, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो हम कब कहेंगे कोई भी चीज है जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ये है, ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कोई भी चीज का हम कब कहेंगे, तो उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट मीन्स क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट मीन्स क्या होता है, जब, ठीक है, जो वेपर प्रेशर, ठीक है, जब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, एंड सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन become become 1 bar, become 1 bar। ठीक है, जब भी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन 1 बार के इक्वल हो जाए, ठीक है, दोनों का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का 1 बार हो जाए, ठीक है, जब हम कह सकते हैं कि वो जो सॉल्वेंट होगा या फिर वो सॉल्यूशन होगा, वो एट अ बॉइलिंग पॉइंट पे आ चुका है, वो क्या हो चुका है, बॉइलिंग बॉइलिंग हो चुका है, बॉइलिंग पॉइंट पे आ चुका है। ठीक है, जब हम कह सकते हैं कि उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया, कि जब उसका वेपर प्रेशर कितना हो जाए, 1 बार हो जाए। ठीक है, जब हम कह सकते हैं कि वो चीज बॉयल हो चुकी है। ठीक है, तो ये होता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि मान वाटर का एग्जांपल लेते हैं कि हम जब प्योर वाटर को बॉईल करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो समथिंग उसका कुछ टेम्परेचर आएगा। ठीक है, जब हम प्योर वाटर को बॉईल करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो उसका क्या आएगा, ठीक है, वो प्योर वाटर को जब हम बॉईल करेंगे तो उसका खुद का एक टेम्परेचर होगा। ठीक है, जिसको हम सेम एज इट इज क्या कहेंगे, T0B, क्या कहेंगे, T0B। T0B क्या होगा, ठीक है, T0B क्या होगा, ठीक है, ठीक है, T0B क्या होगा, T0B होगा बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो वाटर लिया हमने एग्जांपल के तौर पे, वाटर क्या है, प्योर सॉल्वेंट ही है। ठीक है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है, उसको बॉईल करेंगे, जिसको हम कहते थे T0B। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर सेम एज इट इज नॉन वोलेटाइल सॉलिड को ऐड करते थे ना, वो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। प्योर सॉल्वेंट तो वाटर था, और उसके अंदर नॉन वोलेटाइल ऐड करके क्या बन गया, वो सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट जितना नहीं था। ठीक है, वाटर के पहले वाटर था, अब वो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट था, अब हमने उसके अंदर नॉन वोलेंटाइल ऐड किया, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, जिसको हम क्या कहते थे, ठीक है, तो वो जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हो उसको कहते हैं टीबी। टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो वो कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ। ठीक है, पहले कंपेयर में प्योर वाटर था, उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना था, अब वाटर के अंदर कुछ हमने नॉन वोलेंटाइल ऐड किया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा बढ़ गया। वाटर का इतना था, प्योर वाटर का, और सॉल्यूशन जो नॉन वोलेंटाइल डाला वाटर के अंदर, फिर उसके बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना हो गया। तो उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया, ठीक है, किसके बीच में, टीबी के बीच में माइनस T0B। ठीक है, ज्यादा में से कम वाला टेम्परेचर निकाल दो। तो उन दोनों का जो डिफरेंस है, जिसको हम कहेंगे डेल्टा टीबी, क्या कहेंगे, डेल्टा टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये बन जाता है उसका फॉर्मूला। ठीक है, कितना डिफरेंस आया। ठीक है, ठीक है, सॉल्यूशन के टेम्परेचर में माइनस प्योर सॉल्वेंट के टेम्परेचर में, जो दोनों में से हम सब्ट्रैक्ट कर दो,
उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम कहेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी। ठीक है, तो सेम एज इट इज डिप्रेसिंग फ्रीजिंग पॉइंट के जैसे, जैसे डिप्रेसिंग फ्रीजिंग पॉइंट था वो भी कहीं ना कहीं नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड करता था। एज अब हमें पता है कि इन पे क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वैलिड होती है। ठीक है, यानी कि ये क्या कहीं ना कहीं नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड करें, इस पे डिपेंड कर रहे होंगे, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड करेंगे। तो सेम एज इट इज, ठीक है, तो सेम एज इट इज डेल्टा 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 टीवी, ठीक है, डेल्टा टीवी वो कहीं ना कहीं किससे प्रोपोर्शनल कर रहा होगा, स्मॉल एम से कर रहा होगा, मोलिलिटी से कर रहा होगा। क्यों मोलिलिटी से करेगा, क्योंकि मोलिलिटी का फॉर्मूला हमें पता है, व्हाट इज मोलिलिटी, मोलिलिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स डिजोल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स है वो, तो मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स है यानी कि नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स है। ठीक है, और वो किसके अंदर आ जाता है, ठीक है, वो किस में आ गया हमें पता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी कि ऐसे सॉल्यूशन जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड करते हो, इसीलिए डेल्टा टीवी किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, यानी कि नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स अपॉन में मोल्स ऑफ वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वो हो गया मोलिलिटी। तो इसलिए डेल्टा टी एफ इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। ठीक है, यहाँ से इसको कन्वर्ट करो तो डेल्टा टी एफ डेल्टा टी वी इज इक्वल्स टू वॉट, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू वॉट, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दिया तो यहाँ लग जाएगा के बी। के बी क्या है, ये है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, वहां पे के एफ, वहां पे के एफ आता था मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, यहाँ पे के बी आएगा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, ये बन जाता है हमारा, दोनों फॉर्मूला बन जाते हैं, एक तो ये, एक तो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के। ठीक है, डेल्टा के बी, ठीक है, के बी हो या फिर के एफ, के बी हो या फिर के एफ हो, ठीक है, उनका जो यूनिट होगा, ठीक है, चाहे के बी होगा या फिर चाहे के एफ होगा, उनका यूनिट होगा वो केल्विन केजी, केल्विन केजी मोल इनवर्स, क्या होगा, केल्विन केजी मोल इनवर्स होता है। ठीक है, इसका के बी और के एफ का यूनिट। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे 3 टाइप के सॉल्यूशन को कवर अप कर दिया है जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जिन पे वैलिड होती है। एक तो रिलेटिव लोअरिंग और वेपर प्रेशर जो कि हमने राउट्स लॉ के अंदर देखा था, और दो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशनिंग फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये 2 तरह के सॉल्यूशन जो हमने आज के लेक्चर में कवर किए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, जो फोर्थ टाइप का सॉल्यूशन जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इस पे वैलिड होती है वो क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।